अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। फर्स्ट ईयर की बायो के साथ बच्चों में आपके साथ हाज़िर हूँ आपके सामने। और आज हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड और उसका लेसन नंबर 3। बच्चों, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो पेज नंबर जो 10 है, 10 का 3rd पैराग्राफ, 4th पैराग्राफ और 5th पैराग्राफ आज हम इसको स्टडी करेंगे डिटेल में। और आज जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 3rd पैराग्राफ की बात करें तो 3rd पैराग्राफ में आप वहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, जैसे मैंने दी है। ये आप वहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। तो कैसे किया जाता है, आप कल आपने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा, उसको किस तरह बनाया जाता है वो आपने स्टडी किया। आज हम 3rd पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं कि वो क्या है। कह रहा है कि अ हाइपोथेसिस इज टेस्ट फॉर अ पॉसिबल फाल्सिफिकेशन। जो हाइपोथेसिस होता है उसको जब टेस्ट किया जाता है तो पॉसिबल है कि वो गलत भी हो जाए। नो वेदर इज करेक्ट और इनकरेक्ट, और हमें ये पता चल जाता है कि वो सही है या गलत है। इट इंक्रीज द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस, ये क्या करता है कि साइंसदानों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा देता है। इन हाइपोथेसिस व्हेन दे आर नॉट फाल्सिफाइड, तब बढ़ाता है जब हाइपोथेसिस गलत ना हो। अगर वो गलत हो जाए तो फिर एक नया हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, फिर अगर वो देखना पड़ता है वो सही हो या ना हो। तो अगर तो हाइपोथेसिस सही हो जाए तो फिर साइंसदानों का क्या बढ़ता है, साइंसदानों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन, कोई भी ऐसा हाइपोथेसिस जिसको बार बार टेस्ट किया जाए, एंड फाउंड टू बी अ ट्रू, और उसको सही मान लिया जाए। इट कंसिडर वेल सपोर्टेड, अगर वो अच्छा सपोर्ट भी किया जाता है, उसको सहारा मिल जाता है। एंड जनरली एक्सेप्टेड, और वो फिर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, दिस मे यूज टू द बेसिस ऑफ द फार्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस, और जब वो ठीक हो जाता है फिर उसमें से ही एक नए हाइपोथेसिस बनाने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। फिर नए हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, फिर उस पे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फिर उसको गलत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर बार बार उसके ऊपर हाइपोथेसिस बना के एक्सपेरिमेंट्स करके उसको गलत करने की कोशिश की जाए लेकिन वो गलत ना हो, तो फिर क्या होता है, फिर वो एक थ्योरी बन जाती है। अब ये थ्योरी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मेनी टेस्ट्स विच इज देन कॉल्ड थ्योरी। बहुत सारे टेस्ट के बाद जब रिजल्ट पेश होता है या रिजल्ट सामने आता है तो वो जो रिजल्ट अगर सही हो जाए तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसकी डिटेल में ये कहा गया अ थ्योरी इज मेड फ्रॉम अ हाइपोथेसिस, एक जो थ्योरी है वो हाइपोथेसिस से बनती है। हैज़ बीन टेस्टेड बाय मैनी एक्सपेरिमेंट्स, सब बनती है जब उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं। ये मैंने बोल्ड लेटर में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे आप वैसे भी लिख सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिव थ्योरी, या व्हाट इज प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी से क्या मुराद है, तो उसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है, अ गुड थ्योरी इज द प्रोडक्टिव, एक अच्छी थ्योरी प्रोडक्टिव होती है। एंड हैज एक्सप्लेनेटरी पावर, और उसमें एक्सप्लेनेशन की ताकत होती है, यानी कि उसमें वजाहत करने की बहुत सलाहियत होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड थ्योरी, सबसे अच्छी थ्योरी का जो एक फीचर्स है, जो खासियत है वो ये है, इट मे सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, कि ये इसमें से एक नए हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। ठीक है, न्यू नए हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। अब थ्योरी ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड प्रोडक्टिव, ऐसी थ्योरी को हम प्रोडक्टिव कहते हैं। मतलब ये है कि थ्योरी में से प्रोडक्टिव थ्योरी वो होती है जो जिसमें को सपोर्ट किया जाए और जिसमें से सही होने के बाद भी हाइपोथेसिस बनाए जाएं और नए हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद भी सही दुरुस्त निकाला जाए, तो वो थ्योरी क्या होती है, वो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है। ठीक है, यही बोल्ड लेटर में ही इसका आंसर है, तो ये आपने नोट कर लेना। इफ अ थ्योरी इज नॉट प्रोडक्टिव, अगर थ्योरी प्रोडक्टिव ना हो, इवन वन ऑफ द हाइपोथेसिस फाल्सिफाइड, यहाँ तक कि आपका बनाया हुआ हाइपोथेसिस गलत हो जाता है, इट कैन लेड टू द रिजेक्शन ऑफ द थ्योरी, तो अगर वो गलत हो गया तो आपकी थ्योरी भी रिजेक्ट हो सकती है। हाउएवर, ताहम, इवन इन द केस ऑफ द प्रोडक्टिव थ्योरी इज टेस्टिंग गोज ऑन, अगर ये है कि अगर आपकी बनाई हुई प्रोडक्टिव थ्योरी है वो सही है, तो फिर क्या किया जाता है, फिर टेस्ट के लिए आगे भेज दिया जाता है। ठीक है,
अच्छा, जब ये थ्योरी बन जाती है और वो ठीक भी होती है, फिर उसमें से प्रोडक्टिव थ्योरी निकल जाती है जो कि नए हाइपोथेसिस को जन्म देती है, और नए हाइपोथेसिस को भी टेस्ट करने के बाद फिर वो थ्योरी बरकरार रहती है, तो उसी को प्रोडक्टिव थ्योरी कहा जाता है। और प्रोडक्टिव थ्योरी में से फिर आगे आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक लॉ। ये है हमारे पास साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ क्या होता है? अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। ये कुदरत का एक हकीकत है, कुदरत की एक हकीकत है जो यूनिफॉर्म होता है और कांस्टेंट होता है। मतलब ये है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसमें तब्दीली नहीं लाई जा सकती, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक लॉ। तो इसकी डिटेल में पढ़ते हैं क्या। इन फैक्ट मैनी साइंटिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट इवन ग्रेट एफर्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी। अगरचे बहुत सारे साइंसदान क्या करते हैं, थ्योरी को लेते हैं और एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं उसको, और उसको गलत करने की कोशिश करते हैं। इफ अ थ्योरी सर्वाइव, और उनके बार बार कोशिश गलत करने के बावजूद भी थ्योरी गलत ना हो, वो बच जाए, वो सही रहे, सर्वाइव हो जाए, तो दिस स्केप्टिकल यानी कि डिसबिलीविंग, जो गलत तस्वुर होता है उसके बारे में अप्रोच, एंड कंटिन्यूज टू द स्पोर्टेड, वो गलत अप्रोच से निकल जाती है और वो एक स्पोर्टेड एविडेंस बन जाती है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बन जाती है, यानी कि वो फिर गलत करने की कोशिश से बहुत आगे निकल जाती है और अब वो लॉ बनने के करीब आ जाती है। तो आगे वो क्या है, इट बिकम अ साइंटिफिक लॉ, उसको हम साइंटिफिक लॉ कहा जाता है। यानी कि जब आप चारों तरफ से हर साइड से किसी हाइपोथेसिस या थ्योरी को बार बार टेस्ट करते हैं, थ्योरी में से नए हाइपोथेसिस बनाते हैं, उन नए हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, उसके बावजूद आपकी थ्योरी जो है वो गलत नहीं होती, तो हर चारों साइडों से जब उसको आप टेस्ट कर लेते हैं, तो टेस्ट करने के बाद फिर वो क्या करती है, वो एक स्पोर्ट बन जाती है, किसकी, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की, और कहते हैं इट बिकम साइंटिफिक लॉ, और वही फिर क्या कहलाता है, साइंटिफिक लॉ कहलाता है। इट इज वर्चुअली इररिफ्यूएबल, हकीकत में ये इररिफ्यूएबल होता है, इररिफ्यूएबल इन डिस्प्यूट सर्टेन, यानी कि जो लड़ाई के काबिल ना हो, जिस पे सारे साइंसदान जो है वो इकट्ठे हो जाएं, मुत्तफिक हों, उसको हम कहते हैं इररिफ्यूएबल, यानी कि इनकार करना कर सके उसके बारे में, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक लॉ। बच्चों यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं साइंटिफिक लॉ की, तो दो साइंटिफिक लॉ है, एक हमारे पास है हार्डे विनबर्ग लॉ और दूसरा है मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ आपने 10th क्लास में पढ़ा था। हार्डे विनबर्ग लॉ जो है आप सेकेंड ईयर की बुक में इसका थोड़ा सा बस देखेंगे, इसका नाम सुनेंगे, लेकिन डिटेल जो है इसकी आपको आगे जाके मिलेगी। तो ये पूरी बायो में ये दो ही लॉ हैं। इसके क्या रीज़न है कि पूरी बायो में ये बस दो ही लॉ हैं, जबकि अगर आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो इतने सारे लॉज हैं, फिजिक्स में देखेंगे वहाँ पे भी इतने सारे लॉज हैं, तो यहाँ पे इतने लॉज क्यों नहीं है, यहाँ पे बस यही दो लॉ है, इसकी क्या रीज़न है, तो वो हम आगे पढ़ते हैं। लॉज आर इवन मोर जनरल देन द थ्योरीज, जो है लॉ है ये थ्योरी से ज़्यादा आम है, जनरल है। अफोर्ड आंसर टू इवन मोर कम्प्लेक्स क्वेश्चन, यहाँ तक कि ये जो पेचीदा क्वेश्चंस होते हैं ये उनको उनके आंसर को भी अफोर्ड करता है, यानी कि उनके आंसर देने के काबिल होता है। देयरफॉर देयर इज अ रिलेटिवली फ्यू साइंटिफिक लॉ इन बायोलॉजी, इसलिए इन बहुत कम जो है वो बायोलॉजी में साइंटिफिक लॉ है, फ्यू है, चंद है, ठीक है, जिसमें से दो आपने ये पढ़ लिए, हार्डे विनबर्ग लॉ और ये। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये जो लॉ यहाँ से लॉ से लेके यहाँ तक आपने लिख लेना है कि वाई इन बायोलॉजी द लॉ आर मोर कम्प्लेक्स, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये दो लाइनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड, और हमने इसको पूरा रीड आउट कर लिया है, और अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने साथ साथ इसको याद भी किया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा और मैं उसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। समझ ना आए फिर भी आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको सारी डेफिनेशंस और उसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल फॉर्म में आपको लेके दूं और आप उसका जो है ना वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो बच्चों वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा फर्स्ट डे लेक्चर सुना है, अगर वो अपने पिछले लेक्चर को सुनना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर आने वाला लेसन जो है वो बाकायदगी से मिल सके और आप उसको जो ना अटेंड कर सकें। दूसरा ये है कि मैं कुछ पिछले लेक्चर्स की जो लिंक्स हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और आप वहां से जो ना वो मेरा लेक्चर जो ना वो सुन सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है।
और दूसरा ये है कि अगर ये मेरे फर्स्ट चैप्टर के जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, अगर किसी बच्चे को चाहिए हो नोट्स तो वो मेरे से रब्ता कर सकता है। तो नेक्स्ट लेक्सन के लिए जो बच्चों, अल्लाह हाफिज़।